अमित शाह जी ने गजट नोटिफिकेशन को ट्वीट करके बताया कि सरकार ने 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी तानाशाही मानसिकता को दर्शाते हुए देश में आपातकाल लगाकर भारतीय लोकतंत्र की आत्मा का गला घोंट दिया था। इस ट्वीट में लिखा है, लाखों लोगों को अकारण जेल में डाल दिया गया और मीडिया की आवाज़ को दबा दिया गया। इसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है, 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाना इस बात की याद दिलाएगा कि उस दिन क्या हुआ था और भारत के संविधान को कैसे कुचला गया था। ये भारत के इतिहास में कांग्रेस द्वारा लाया गया एक काला दौर था। अब इस पर जोरदार राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले को एक और सुर्खियां बटोरने वाली कोशिश करार दिया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, ये नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री की एक और सुर्खियां बटोरने वाली कवायद है, जिसने 10 साल तक अघोषित आपातकाल लगाया था। उसके बाद भारत के लोगों ने उसे 4 जून 2024 को एक निर्णायक व्यक्तिगत राजनीतिक और नैतिक हार दी, जिसे इतिहास में मोदी मुक्त दिवस के रूप में माना जाएगा। तो जिस तरह से ये गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसके बाद दोनों ही सियासी दलों में हंगामा मचा पड़ा है। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। तपोष पाल जी हैं, नेता बीजेपी का, आपका बहुत बहुत स्वागत है तपोष जी। स्वामीनाथ प्रसाद जायसवाल जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस का, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अंकुर सक्सेना है, एडवोकेट हाईकोर्ट का, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमिताभ कुमार जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तपोष पाल जी, आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से आज ये गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया गया, कहीं ये देरी तो नहीं हो गई? क्योंकि 25 जून अभी हाल ही में निकला है। अगर आपको ये करना ही था तो थोड़े दिन पहले कर देते, जिससे ऐसा लग रहा है कि संविधान का जो नैरेटिव विपक्ष लगातार जो लगा रहा है, उससे सरकार विचलित हो गई है और उसके जवाब में ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। देखिए, देर बिल्कुल नहीं हुई है और मैं तो कहता हूं कि ये आज से 10 साल पहले जब बना था, ये जब हमारे सरकार आई थी पहली बार 2014 में, उस समय से इसको इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए था। और मैं बता रहा हूं कि ये जो उल्टा कदम पड़ा है सरकार के द्वारा, ये तानाशाही को दिखाता है। जिस तरीके से विपक्ष इस बार जो चुनाव लड़ी है और केवल एक ही आरोप लगा रही है, संविधान 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 खतरे में है, संविधान ये संविधान वो, मोदी सरकार संविधान। और जिस तरीके से राहुल गांधी और सारे विपक्ष के नेता संविधान की प्रतिलिपियां लेके उसका प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उनको ये मालूम होना चाहिए कि किस तरीके का ये उल्टा कदम था जो कि इंदिरा गांधी के द्वारा उठाया गया था, और संविधान को पूरी तरीके से कुचलने का और किस तरीके से इस पूरे फेडरल सिस्टम को नेस्तनाबूद करने का इनका कदम रहा है। गांधी परिवार ने जितना जुल्म ढाया है पूरे इंडिया पे, पूरे भारत में और भारतवर्ष के लोगों पे, वो कभी नहीं भूला जाएगा और लोगों को इसके प्रति जागरूकता होनी चाहिए। इसी के लिए इस तरीके की चीजें इम्प्लीमेंट किए जाने चाहिए। और 25 तारीख जो एक काला दिवस है भारतीय संविधान के लिए, भारत के लिए, उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन की जा रही है वो बिल्कुल सही है और सराहनीय कदम है। अभी आपने देखा होगा, पिछले डिबेट में मैं जब था तो एक भाई साहब थे, वो राजनीतिक विश्लेषक होके आए, लेकिन वो दबे पांव से दबे लफ्जों में केवल गांधी परिवार की किस तरीके से महिमा मंडन किया जाए उसमें लगे हुए थे। वो बार बार लगे हुए थे, कह रहे थे इनको इंदिरा गांधी को दुर्गा कहा है, दुर्गा कहा है। अरे दुर्गा नहीं कहा गया, नंबर 1। नंबर 2, धीरे से उन्होंने बता दिया कि अरे ये जो है पंडित नेहरू 3 बार के प्रधानमंत्री बने हैं और उनसे बड़ा कोई व्यक्ति नहीं है, ये नहीं है। जबकि आधा लद्दाख और आधा कश्मीर देने में सबसे बड़ा योगदान नेहरू का है। और ठीक उसके बाद ये धीरे से ये प्रॉक्सी एजेंडा के तहत इन्होंने क्या चला दिया कि राहुल गांधी मैच्योर हो गए। तो जिस तरीके के ये प्रॉक्सी वाले लोग आके यहाँ पे महिमा मंडन करने की कोशिश करते हैं कांग्रेस के नेताओं के और ये जो गांधी परिवार है, इन्होंने बहुत ज्यादा डैमेज किया है। भारत आज बहुत आगे होता अगर इनका नेतृत्व न होता। न तो नेहरू जी चुने हुए प्रधानमंत्री थे और
नहीं उनके बाद के जो नेता लोग हैं जैसे इंदिरा गांधी, उनके लिए जब जन समर्थन जाना शुरू हो गया तो ये इमरजेंसी लेके चले आए। और आज की डेट में आप देखिए, तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनी है, इन्होंने किस तरीके का प्रोपोगंडा फैलाया। इन्होंने चारों तरफ ये फैला दिया कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में, 400 आ जाएगा, संविधान बदल देंगे। जबकि संविधान बदलने के लिए ये उत्साहित थे, ये 4% मुस्लिमों को आरक्षण देना है, उसके लिए संविधान में बदलने के लिए ये पूरा मन बना लिए थे। ये अगर सरकार में आते तो ये काम करते। ठीक है तपोज पाल जी, राजीव गांधी जी का क्लियर कट पब्लिक मीटिंग, ठीक है, इतिहास में हम बाद में जाएंगे, पहले एक एक बयान सबका ले लेता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। स्वामीनाथ जायसवाल जी, जिस तरह से आप लोग लगातार बार बार सरकार को चिढ़ा रहे थे, सरकार जीती है, भले बीजेपी को पूरी सीटें नहीं आई, एनडीए जीता, उसके बाद भी बार बार, चुनाव तक तो ठीक था, उसके बाद भी बार बार संविधान दिखा रहे थे, हर जगह राहुल गांधी सांसदों के शपथ पत्र के दौरान भी। उससे सरकार को क्या करती, उसके पास कोई आपने ऑप्शन छोड़ा ही नहीं, उसको पलटवार करना था। यहां तक कि 4 जून को आपने मोदी मुक्त दिवस ऐलान कर दिया, तो सरकार ने जवाब दे दिया। आज बोलिए क्या कहेंगे। देखिए अब सुनिए नवीन जी, तरह से तपोज जी बोल रहे थे, इधर उधर की बात ना कर, बता तेरी कारवा कहाँ लुकी। इन अपने चोरी छुपाने के लिए जो ज्वलंत मुद्दा है, अभी 10 साल तक के आप नहीं, इमरजेंसी का बात याद आया, सरकार चला लिए, तीसरी बार बैसाखी पे आए तो अब इमरजेंसी याद आने लगा। लोगों के अंदर आप विद्रोह कराने के लिए भावना इनकी है, जाती रही भावना जैसी हरी मूरत देखे 3 तैसी। आज तक इनको याद नहीं आया, और अभी जब इनका पर्दा खुल गया, आघोषित 10 साल तक आघोषित आपातकालीन लगाने वाले, इमरजेंसी से भी खतरनाक नोटबंदी, जीएसटी, जनता को जिस तरह से भुखमरी, जिस तरह से देश पे कर्ज होने के बाद भी इन्होंने क्या किया कि अब ज्वलंत मुद्दा पार्लियामेंट में विपक्ष का लीडर उठा रहा है। देश के लीक परीक्षाओं पर, नीट के परीक्षाओं से लेके सारे समस्याओं को जब उठाना शुरू किए तो अपना गड्ढा पाटने के लिए, मुंह छुपाने के लिए तो कुछ तो लाना पड़ेगा। एक ढकोसला जो बायोलॉजिकल नहीं है, प्रधानमंत्री जी अवतारी पुरुष है, जिन्होंने अवतार लिया है देश को गुलामी की तरफ ले जाने के लिए, जिन्होंने 35 साल तक भीख मांगा। बायोलॉजिकल भी बहुत बढ़िया है, जो इंजीनियर बहुत बढ़िया है, वैज्ञानिक भी है, जो नाली से गैस निकालने वाले प्रधानमंत्री जी, जिस तरह से इनके पास ज्ञान है। स्वामीनाथ जी देखिए, सब बातें बहुत बार आ चुकी हैं। आप ये बताइए कि संविधान में, सरकार ने संविधान लागू करने में कहाँ चूक की है। चुनाव में तो ठीक था, आपने मुद्दा उठाया था, सबका अधिकार होता है जनता से वोट मांगना, अब सरकार में कहाँ चूक है। सुनिए, पहले कानून बदल रहे हैं, कानून पे एम्प्लॉयमेंट लाने के लिए, कानून के लिए 150 सांसदों को बाहर निष्कासित अपने अहंकार में कर दिए। इमरजेंसी तो ये लागू किए, चुने हुए सांसदों को जिस तरह से पार्लियामेंट से बाहर करके और बिल पास किया गया, और बिल पे बिल पास किया गया चोरी, तो ये अपने मुंह छुपाने के लिए, ये अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए इमरजेंसी अब याद आने लगा। इमरजेंसी के लिए सब माफी मांग चुका है, जनता हमें जो गलती किया उसके लिए सजा दे चुका है। ये बहुत पुरानी बात। अपने देखिए, ये लोग से जब इनके विकास की बात पूछा जाएगा तो नेहरू जी के हम पहुंच जाएंगे। तपोज भाई बोल रहे थे कि हमको, अरे सत्ता आपसे कौन, आप लोग तो लव लेटर लिखने वाले अंग्रेजों के हैं, आप लोग तो पिट्ठू का काम किए हैं, आप लोग तो देश के लिए नाखून तक नहीं गवाए हैं। और देश के जब जो गांधी जी को नहीं जानता है, उसी गुजरात के गांधी जी थे जो त्याग, तपस्या, अहिंसा के पुजारी थे, सत्य के प्रतीक थे। उस गांधी जी को पिक्चर से जाना जाता है, मंगलसूत्र से गुजरात तक पहुंच जाते हैं अपने संकल्प पत्र, ये अघोषित आपातकालीन के तरफ असंगठित कामगारों को रास्ते में छोड़कर लगा दिया गया। कोरोना काल में इमरजेंसी से कम था क्या? नोटबंदी, जीएसटी इमरजेंसी से कम क्या? लेकिन 2000 का नोटबंदी इमरजेंसी कहाँ हो गया बताइए। सुनिए, नोटबंदी के बाद आज की डेट में तपोज जी सुन लीजिए, तपोज सुन लीजिए, छुपाने का मत करिए। आज देश के 25 लाख युवाओं, 2 करोड़ युवाओं के भविष्य का बात है।
7 साल में 70 पेपर लीक होता है। रंजीत डॉन जिस समय एमबीबीएस का पेपर आउट किया था उस समय किसकी सरकार थी बताइए? रंजीत डॉन किसका आदमी था? 3 काले कानून लाए। रंजीत डॉन जब एमबीबीएस का पेपर आउट करा था कौन था बताइए? जिस तरह से 16 लाख करोड़ रुपया बांट दिया गया देश के पैसा, जीएसटी का, इनकम टैक्स का, गरीबों का खून चूस के पूंजीपतियों का हाथ मोदी के साथ हुआ, उस पर सवाल खड़ा करने, किसान पर सवाल, युवाओं के नौकरी पर सवाल राहुल गांधी जी ने खड़ा किया। इनको आग लग गई। अब कोई बात नहीं, मुद्दे की बात नहीं, तो यहाँ वहाँ की बात करते हैं। एक पक्ष आप ले आते हैं 25 जून 1975 की बात। अरे आप 10 साल में क्या किए उसका सवाल का जवाब दिए। 2 करोड़ नौकरी की बात करके आए थे, 22 करोड़ बेरोजगार हो गए। 25 साल के युवा 42.5% अभी बेरोजगारी दर के नीचे आ गए। बेचारे युवाओं को नौकरी नहीं। आप देखे गुजरात में 4 पोस्ट था बैंक होटल का। कर्नाटका में आपने क्यों उसका दाम बढ़ा दिया? बच्चे, ये हाल है। बताइए। 35 लाख नौकरियां सरकारी खाली पड़ी हुई है, लेकिन वैकेंसी नहीं है। रेलवे दुर्घटना हो रहा है, शर्म आती है। कहते थे आतंकवाद खत्म कर दिया, शांति हो गई। रोज कठुआ में हमारे जवान शहादत दे रहे हैं। रोज जवानों का जब से तीसरी बार शपथ लिए है, 9 बार हो चुका। जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू शांत इलाका था, जम्मू में रोज आतंकवादी हमला हो रहा है, आम आदमी पे हमला हो रहा है, जवानों पर हो रहा है, शहादत दे रहे हैं। एक सब बात से बरगलाने के लिए मोदी जी एक एजेंडा लेके आए हैं। ये एजेंडा 1975 का, उसके लिए जो सजा भोगना था वो लोग कांग्रेस भोग चुकी है। वो इंदिरा जी अब नहीं रही, अब देश बदल चुका है। 14 के बाद आप नया, जैसे इनके लोग कहते हैं, इनके सांसद कहते हैं कि 14 के बाद आजादी हुई है। ये नाखून नहीं देश के कटाए हैं, देश के बारे में नहीं जानते, गांधी जी के बारे में नहीं जानते, ये देश आजादी के बारे में नहीं मालूम है। यही एक सब बात इन लोगों। ठीक है स्वामीनाथ जी, ठीक है, ठीक, आपकी बात आ गई है। अंकुर सक्सेना साहब, आप हाईकोर्ट के एडवोकेट हैं, कानूनी पहलू पे जो संविधान के जो मामले हैं उस पर आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि जिस तरह से आज गैजेट नोटिफिकेशन जारी हुआ है और जब पहले जारी नहीं हुआ था, यानी कल तक, अभी क्या बदल गया है देश में? इससे जो आज जो संविधान हत्या दिवस सरकार ने घोषित कर दिया है, इससे आम जनता को क्या जो है फायदे नुकसान या किस तरह से जो है प्रभावित होगी आम जनता? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार के द्वारा नोटिफिकेशन किया गया। सरकार के द्वारा किसी चीज को नोटिफाइड कर दिया जाता है तो निश्चित रूप से भारत सरकार के द्वारा किया गया तो संपूर्ण भारत वर्ष में तौर पर लागू किया जाएगा। अब क्योंकि उन्हें 25 जून एक स्पेसिफिक दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने के लिए किया, तो निश्चित मान के चलिए कि आगामी वर्ष में जब 25 जून आएगा तो सरकार द्वारा आपातकाल में दुर्व्यवस्था रही है, आपातकाल क्यों लगा? आपकी आवाज थोड़ी ठीक करानी पड़ेगी अंकुर जी, मैं आता हूं दोबारा आपके पास। अमिताभ कुमार जी, आपने तो बहुत लंबा दौर देखा है, सियासत का भी और जो है पूरे देश की व्यवस्था का भी। राहुल गांधी ने माफ़ी मांगी, राजीव गांधी जी ने माफ़ी मांगी, मनमोहन सिंह ने भी खेद जताया। कांग्रेस का लगभग सरकार में इमरजेंसी के बाद लगभग जो भी बड़ा नेता रहा है उसने इमरजेंसी में खेद जाहिर किया है, और अभी हालिया चुनाव भी कई बार जब मुद्दा उठा तब भी खेद जताया गया। अब लेकिन यहाँ पर जिस तरह से उसको लिखित में कर दिया गया, जब तक वो जमानी चल रहा था तब तक तो वाद विवाद था, आरोप प्रत्यारोप थे, लेकिन लिखित में सरकार ने जो नोटिफिकेशन कर दिया है, अब इसको चुभन देने के लिए ये जो है संविधान का जो नैरेटिव जो बार बार उठा रहा है विपक्ष, उससे क्या अब ये बच पाएगी बीजेपी? मुझे लगता है कि विपक्ष ने आमंत्रित किया है सरकार को इस तरह की किसी कार्रवाई के लिए। जिस ढंग से संविधान को लेकर के उन्होंने सारे चुनाव में गलत प्रचार किया था, तो आपने आमंत्रित किया है। और जो सत्य बात है, जो सही है, खेद प्रकट कर देने से उतने लोगों की हत्याएं, सारी मीडिया, सारे विपक्षी दल के नेताओं को जेल में बंद करना, यातना देना, ये सब चीजें मिट तो नहीं जाती। ये वैसे ही एक धब्बा है और सबके दिमाग में दर्ज भी है। और जिन लोगों ने ये सब किया वही दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो इस तरह का रिस्पांस आना मुझे लगता है कि अपेक्षित था कि कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो कि इनके ऊपर चोट करेगी। और अब इन्हें ये भारी पड़ रहा है और पड़ेगा भी।
क्योंकि अब ये हर साल ये मनाएंगे, कम से कम 5 साल तो मनाएंगे ही, उसके बाद फिर जीते तो फिर मनाएंगे, ताकि आम जनता को जो भ्रम में डाला गया है उस भ्रम से मुक्त करने के लिए ये कदम उठाया गया है कि आप जिनके बहकावे में आ रहे हैं उन्होंने ही संविधान की हत्या की थी, और किस कदर की थी वो सारी चीजें अब हर बार याद दिलाई जाएंगी, ताकि दोबारा जनता को जो है इस तरह से भरमा ना सके। तो ये आमंत्रित कदम है, ये हुआ, और मुझे लगता है कि आगे ये लोग और आगे बढ़ेंगे तो फिर उसी तरह के जवाब आएंगे जिस ढंग से किया है कांग्रेस ने। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई तो ये सियासी कदम माना जाए, जनता क्या समझे इसको कि ये कोई बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो गया देश में कुछ जो है? भाई सियासत तो है ही ना, बगैर सियासत के ये सरकार में कैसे आएगा कोई? सियासत तो है, जनता जानती है, और सियासत करेंगे। भाई राजनीतिक दल हैं तो राजनीति नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? और राजनीति में जिस तरह की चाल विपक्ष चल रहा है तो पक्ष भी चलेगा, सत्ता पक्ष भी चलेगा चाल। वो जनता को संदेश तो देगा ना कि हम नहीं, असल में ये लोग हैं जो संविधान की हत्या जिन्होंने की थी। और अभी भी आप बताइए कि कांग्रेस के राज शासनकाल में हेमंत बिश्व शर्मा ये कहते हैं मैं मुख्यमंत्री था लेकिन तो भी मुझे सुना नहीं जाता था। तो कोई ऐसी कमी नहीं आई है पार्टी के अंदर, इनके यहाँ लोकतंत्र तो है ही नहीं, बीच में बोलने से इन्हें मना करे। स्वामीनाथ जी आ रहा हूँ, आपके बता रहा हूँ। नहीं झूठ तो बोल रहे हैं, इनको मालूम नहीं है तो बता। सुन तो लीजिए पहले, आप बीच में मत बोले ना, आपको जवाब देने का मौका मिलेगा, जवाब देने का मौका दूंगा ना आपको, उससे बोलिएगा। अरे नहीं तो उनको, और उनको अपने विचार रखने का उनको अपना अधिकार है ना, यही तो आपातकाल है, यही तो आपातकाल। आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप किसी को अपने विचार नहीं रखने देंगे। जमाने में हेमंत बिश्व शर्मा भ्रष्टाचारी थे, वो मुख्यमंत्री नहीं थे। अभी आप पॉइंट नोट कर लीजिए, सब एक एक पॉइंट का जवाब दीजिए, पूरा समय दूंगा। मैं भाई साहब को बताना चाह रहा हूँ, एक तरफा बोलते जा रहे हैं, उनको मालूम होना चाहिए ना कम से कम कि जो बोल रहे हैं उनको। तो बहुत पुराने जो है पत्रकार है, उनको तो सब पता है। तो पुराने से क्या हुआ, पुराने हैं तभी तो एक तरफा बोल रहे हैं। नए रहते तो समझते बात को यहाँ वहाँ की बात घुमा रहे हैं। इनको यही नहीं मालूम कि हेमंत बिश्व शर्मा मुख्यमंत्री उस कांग्रेस के जमाने में नहीं थे, और कह रहे कांग्रेस के जमाने में मुख्यमंत्री थे इसलिए उनका बात नहीं माना गया। उनके तो भ्रष्टाचार का आरोप था, भाजपा ने भ्रष्टाचार का उनके लंबा लिस्ट दिखाया था, और जो भाजपा में जाते ही गंगा जल छिड़क कर वाशिंगटन में धुलकर मुख्यमंत्री भाजपा ने उन्हें बनाया। भाई साहब कांग्रेस के बाद मुख्यमंत्री नहीं थे, कांग्रेस में थे तो ठीक है, सुन लीजिए, आरोप सुन लीजिए, आपकी बात आ गई। ठीक है, अमिताभ जी बोलिए। कांग्रेस का तानाशाही मिजाज जो है ना, ऐसी तरह से झलकता है, ये सामने वाले को बोलने ही नहीं देना चाहते। जब तक इनके मन की बात नहीं कहेंगे तब तक ये बोलने नहीं देंगे। समस्या ये है कि अगर इनके मन की बात करिए तो ये नाराज हो जाते हैं, अगर उनके मन की बात करें तो वो नाराज जाते हैं। हम तो किसी के मन की बात करें, हम तो जनता की बात करेंगे, जो सही है उसको बताएंगे। हमारा अनुभव 36 साल का है, तो मैंने जो देखा है ये बता रहे हैं ना। इनके अपने सांसद प्रश्न पूछने के पहले आला कमान से इजाजत लेते थे। संसद में सांसद कांग्रेस का अपनी मर्जी से प्रश्न नहीं पूछ सकता था। इनके पार्टी में कितना लोकतंत्र सब जानते हैं, ये परिवार का ये लोग लोकतंत्र की बात करते हैं तो आश्चर्य होता है मुझे। ये लोकतंत्र की बात नहीं कर रहे, ये लोग है ही नहीं लोकतांत्रिक, ये परिवार पार्टी तंत्र के लोग हैं और खुद को राजा समझते हैं। ऐसे लोग अगर लोकतंत्र की बात करें, संविधान की बात करें तो मुझे बहुत आश्चर्य होता है। इस तरह की बातें ना ही करें। और देखिए क्रिया जो आपकी थी उसकी प्रतिक्रिया आई है अब आप, और हर साल जनता को याद दिलाया जाएगा, भूलने नहीं दिया जाएगा। ये फिर बीच में बोल रहे हैं, उनकी आवाज बंद है, आप बोलिए। मुझे सुनाई पड़ रही है ना, सामने इस कनेक्ट है तो सामने मुझे डिस्टर्बेंस हो रही है। स्वामीनाथ जी सुन लीजिए ना, स्वामीनाथ जी सुन लीजिए। इन लोगों ने जो किया है वो सब क्या है, जिस तरीके से नेहरू जी और जिस तरीके से इंदिरा जी राज चलाया करते थे। नेहरू जी तो एक डंडा रखा करते थे, उस समय का याद कीजिए, सांसदों की पीठ पे लगा भी दिया करते थे। नेहरू जी सबसे ज्यादा जिन्होंने संविधान बदला, जिन लोगों ने सबसे ज्यादा सरकारें गिराई, वो आकर के संविधान की बात करें तो बहुत आश्चर्य होता है। तो अगर आप हरकतों में जाएंगे, अगर आप दूसरे दलों को एकदम संविधान
खत्म करने वाला ये बता रहे हैं तो वो भी आपको बताएगा और उदाहरण ला के देगा, क्योंकि आप वैसा कर चुके, ला के सामने रखेगा। अभी वो सत्ता में है तो वो जनता के सामने सत्य ला करके रखेगा और बार बार याद दिलाएगा जनता को, ताकि जनता को याद रहे कि वो भरमाई ना कोशिश होगी, क्योंकि भारतीय जनता बहुत जल्दी भूल जाती है। भाई 84 जो थे उनको जनता भूल गई। तो ये सब चीजें सबको ध्यान, साधुओं पे गोली चलाने वाले, किसानों पे गोली चलाने वाले, तो जनता भूल जाती है। दूसरी पार्टी अगर आप उसको उस ढंग से नुकसान पहुंचाएंगे तो वो भी करेगी आपको नुकसान राजनीति है, ये सब होगा। आप भी विरोध कीजिए, लेकिन आपको झेलना पड़ेगा। इनको बेसर्मी इस आदमी को कहिए कि ये साबित करे कि झूठ बोल रहा हो गया है। यहाँ ज्वलंत मुद्दा है। इस आदमी को बताए, पूछिए जिस तरह से एक ये झूठ मैंने को बताया, जिस तरह से देश आज युवा हमारे रोजगार के लिए परेशान है, जिस तरह से नीट परीक्षा, ये सब बातें आप बोल चुके हैं, स्वामीनाथ जी बोल चुके हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। नहीं दबेगी कोई आवाज, हटेगे पर्दे, सामने आएगा हर राज। वो छिपाते हैं हकीकत, उनकी सच्चाई सामने लाते हैं हम। इसीलिए एनबी न्यूज पर भारत को है नाज। जल संरक्षण के लिए उत्तराखंड सरकार आज हर संभव प्रयास कर रही है ताकि पहाड़ों पर जल का संचय, संरक्षण और संवर्धन हमेशा के लिए हो सके। जो हमारे स्रोत जो सूख गए हैं, जो नदियां हैं, जो पुराने हमारे जल स्रोत हैं, उनको पुनर्जीवित करने का एक अभियान सरकार ने लिया है। लेकिन ये काम तभी पूरा होगा जब उसमें जन जन का सहयोग होगा। इसलिए हम सबको इसमें अपना योगदान देना होगा। देवभूमि उत्तराखंड, जिसकी नदियां और जल स्रोत हमेशा से ही देश की प्यास बुझा रहे हैं, इन जल स्रोतों को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। आइए अपनी नदियों और तालाबों को प्रदूषित होने से बचाने और पानी को संरक्षित करने का संकल्प लें। प्लास्टिक कचरा न फेंकें, न ही किसी को फेंकने दें। पुराने तालाबों को बचाएं। इसके साथ साथ रोजमर्रा के जीवन में पानी की हर बूंद को बचाएं, क्योंकि यही है जल संरक्षण का आधार। हमारी छोटी कोशिशें लाएंगी बड़े बदलाव। जैसे कि नल खुला न छोड़ें। अगर कोई नल टपक रहा है तो उसे तुरंत ठीक कराएं, चाहे किचन हो या बाथरूम। बेवजह पानी ना बहाएं। जब जरूरत ना हो तो नल बंद कर दें। नहाते समय शावर की जगह बाल्टी का प्रयोग करें। साफ सफाई में पानी को व्यर्थ ना बहाएं। बाल्टी और कपड़े से सफाई भी अच्छी होगी और पानी भी बचेगा। सिंचाई के दौरान पानी का प्रयोग समझदारी से करें। पौधों को जरूरत से अधिक पानी ना दें, इससे खेती भी बेहतर होगी। रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अपनाएं, पेड़ पौधे लगाएं। अपनी ये जिम्मेदारी निभाएंगे ना आप? मैं देश के हर उस नागरिक से कहूंगा जो पानी की प्रचुरता में रहते हैं, मेरा उनसे आग्रह है कि आपको पानी बचाने के ज्यादा प्रयास करने चाहिए और निश्चित तौर पर इसके लिए लोगों को अपनी आदतें भी बदलनी होगी। पानी का उपयोग हमें प्रसाद की तरह करना चाहिए। पानी को बचाएं, भविष्य को सजाएं। और ब्रेक के बाद राजधर्म में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज जिस तरह से मोदी सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के तौर पर घोषित कर दिया है, ये देश में बदलती सियासत का एक और नमूना माना जा रहा है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं,
उनसे बात कर रहे हैं। तपोष पाल जी हैं, नेता बीजेपी के, स्वामीनाथ प्रसाद जायसवाल जी हैं, कांग्रेस के नेता, अंकुर सक्सेना है, हाईकोर्ट के एडवोकेट, और अमिताभ कुमार जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हैं। अंकुर सक्सेना जी, इसके जो कानूनी पहलू हैं, संवैधानिक पहलू हैं, उस पर आपसे बात हो रही थी। क्या इसका कोई असर पड़ेगा आम लोगों के जीवन में, देश की व्यवस्था में? ये घोषित कर देना, ये जिस तरह से गैजेट नोटिफिकेशन कर देना, इससे क्या असर पड़ेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब सरकार के द्वारा कोई चीज नोटिफाइड कर दी गई है तो इस नोटिफिकेशन का मतलब है कि वो कानूनन रूप से लागू हो चुकी है। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसका नोटिफिकेशन लगाया गया है, निकाला गया है, तो ऐसी स्थिति में ये नोटिफिकेशन संपूर्ण भारतवर्ष के ऊपर लागू होता है। सरकार के द्वारा जो चीज नोटिफाइड की गई, अब देखिए यहाँ पर अगर हम इसको दो पहलुओं से चीज का अध्ययन कर सकते हैं। पहला पहलू है कि ये क्यों लागू किया गया, और दूसरा पहलू है कि इसका क्या परिणाम निकलेगा। देखिए, जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, उसके बाद 25 साल के अंदर, मतलब हम लोग शैशवकालीन अवस्था में थे आजादी के बाद। अपना 15 अगस्त 1947 से आजाद हुआ, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। तो इस तरीके का जो आपातकाल था, आम जनता उस चीज के लिए व्यक्त नहीं थी। और ये जो आपातकाल लगाया गया, ये 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक निरंतर 21 महीने लगाया गया। आपातकाल का प्रभाव क्या होता है? आपातकाल का प्रभाव ये होता है कि उस समय हम लोगों के फंडामेंटल राइट पूरी तरीके से शून्य हो जाते हैं, वायलेशन उनका किया गया। और ये सब क्यों किया गया? क्योंकि ऑनरेबल हाईकोर्ट इलाहाबाद में जस्टिस सिन्हा जी के द्वारा, जो उस समय इंदिरा गांधी थी, उनको चुनाव में 6 साल के लिए, क्योंकि उन्होंने अपने चुनाव को लड़ने में अनियमितता बरती थी, को मानते हुए जगमोहन सिन्हा की कोर्ट ने उनको 6 साल के लिए इलेक्शन लड़ने से बाहर कर दिया था। इस स्थिति में इंदिरा गांधी, चूंकि उस समय सुप्रीम पावर हुआ करती थी, उन्होंने इस तरीके के कानून को रद्द करते हुए मीसा कानून लागू किया था। और मीसा कानून के अंतर्गत ये तक प्रोविजन थे जिसमें आदमी को बेल नहीं मिलती थी। इस तरीके से पूरी तरीके से आम आदमी की आवाज पर रोक लगा दी गई थी। अब 25 जून 2015 को लेकर जो कानून, 25 जून 2024 को लेकर जो कानून जारी किया गया, जिसका नोटिफिकेशन अब हुआ है जाकर, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे इस नोटिफिकेशन के बाद जब नेक्स्ट ईयर 25 जून का दिन आएगा, तो आपातकाल की उन परिस्थितियों से आम जनमानस को, क्योंकि 1975 में हम में से बहुत से लोग, मैं स्वयं 1975 में नहीं मौजूद था, और हर व्यक्ति व्हाट्सएप और फेसबुक के युग में आधी अधूरी टूटी फूटी जानकारी लेकर चलता है, परंतु वो अपने इतिहास और ऐतिहासिकता से परिचित नहीं था कि किस परिस्थिति का क्या ज्ञान था। तो कहीं ना कहीं 25 जून 2025 में आप ये चीज देखेंगे कि इस अवसर पे आम जनमानस को, हमारी आने वाली पीढ़ी को इस बात को बताने के लिए सरकार या शासन के द्वारा प्रयास किया जाएगा और कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे कि आपातकाल के क्या दुष्परिणाम होते हैं, और भविष्य में इस तरीके के आपातकाल की परिस्थिति न उत्पन्न हो और आम आदमी जागरूक बने, ताकि उसके अधिकारों का हनन ना हो सके और इस तरीके की विकट परिस्थितियों का भारतवर्ष की राजनीति में दोबारा प्रादुर्भाव ना हो सके। इसलिए केंद्र सरकार के द्वारा इसका नोटिफिकेशन निकाला गया है। ठीक है तपोष पाल जी, सारी बहस समझ में आ रही है। ये जो तिथि आपने तय की है, इसमें केवल आप ही लोग कार्यक्रम करेंगे, बीजेपी के सरकारें जो है वो कार्यक्रम करेंगी, विपक्ष तो कुछ करेगा नहीं, ठीक है? तो इसका कोई बहुत ज़्यादा वैसा मतलब तो नहीं है। हाँ, यह है प्रतीकात्मक तौर पर आपको एक हथियार मिल गया है विपक्ष को जवाब देने के लिए, जो लगातार संविधान के मुद्दे पर आपको घेर रहा था। अब आप भी कह सकते हैं कि 25 जून संविधान हत्या दिवस है और उस दिन बुलाकर जो है और एक अच्छा सा जो है इनके खिलाफ नैरेटिव पेश कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर नैरेटिव की लड़ाई है ये। देखिए, ऐसा नहीं है, आपको समझना पड़ेगा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। आप जो अभी कह रहे हैं प्रतीकात्मक, ये सिंबॉलिक नहीं है। जो इमरजेंसी लगाई गई थी भारत में, पूरे भारतवर्ष के जो संविधान है उसको साइड में रखे, वो प्रतीकात्मक नहीं था, वो सिंबॉलिक नहीं था, वो इम्प्लीमेंट किया गया था और बहुत उल्टा कदम था। देखिए, 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस, जिस दिन अंबेडकर जी ने एक संविधान की रचना की और उसको सफलतापूर्वक मनाया जाता है और सम्मान दिया जाता है संविधान को। उसी तरीके से
25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। तपोष पाल जी, ये देश में पहली बार हो रहा है कोई नकारात्मक तरीके से कोई दिवस मनाया जा रहा है। हत्या दिवस मनाना आज तक कोई, आप मुझे बता दीजिए कोई जो है कौन सा ऐसा जो है निगेटिव में कोई दिवस मनाया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल मनाया जाता है। काला दिवस मनाया जाता है। जब इसमें अटैक हुआ था, पुलवामा का अटैक हुआ था, तो उसको मनाया जाता है। संविधान में कहाँ है? सरकार ने कहाँ गजट नोटिफिकेशन जारी किया उसका? एक मिनट, 26/11 का जब अटैक हुआ था हमारे ऊपर, और उसका भी वो दिवस मनाया जाता है कि उल्टे कदम थे, और जो संसद में अटैक हुआ था उस पे भी। और ये कमोबश उसी तरीके का अटैक है, और ये बल्कि उससे ज्यादा बड़ा अटैक है, क्योंकि यहाँ जो देश जिस किताब से चल रहा है, जिस लॉ से चल रहा है, उसको खत्म कर दिया गया। भाई आप क्या कह रहे हैं कि नैरेटिव सेट करने का ये कोई छोटा मोटा काम थोड़ी ना था। मैं कुछ चीजें आपको बता दूं, छोटा मोटा काम नहीं है, लेकिन आपको याद 10 साल बाद आया है। 10 साल सरकार चल रही है आपकी, और याद तब आया जब संविधान दिखाया जा रहा है आपको। आप क्या बात कर रहे हैं? ये याद 10 साल के बाद आए, ये कैसे बता सकते हैं? 25 तारीख, जब पिछले 6 महीने से चुनाव के दौरान जब विपक्ष आपको संविधान की किताब दिखा रहा है, उसके बाद आपको याद आता है कि हमें ये दिवस मनाना है। 14 से सरकार चल रही है आपकी, तब क्यों नहीं आपने जारी किया इसको? नहीं, ऐसा नहीं है। अब तो मतलब इस सरकार में आप ये कहना चाहते हैं कि इस 5 साल में जो भी हम काम करेंगे हर एक में आप इसको जोड़ दीजिए कि इतना बड़ा, अगर इतना बड़ा जैसा बता रहे हैं, अगर ये इसी 5 साल में आप करेंगे, ये कौन सा तर्क होता है भाई? हमारे पास जो शेड्यूल है, जो चीजें हैं, अभी देखिए, अभी तपोष पाल जी, विपक्ष कह रहा है कि हम जो है मोदी मुक्त दिवस मनाएंगे, हम नोटबंदी दिवस मनाएंगे जब इनकी सरकार चली जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे दिवस जो आपने काम किए हैं वो सब मनाएंगे वो। तो ये दिवस ही मनाते रहिए आप भी और वो भी, और इसी जनता का भला हो जाएगा। नवीन सर, हमें भी थोड़ा सा बोल लेने दीजिए। बोलिए। देखिए आपके प्रश्नों का और कांग्रेस के जो प्रवक्ता थे उनके प्रश्नों का भी मैं जवाब देता हूँ। ये अभी जब मैंने ये पूछा कि एक चीज बता दीजिए कि जिसमें कांग्रेस बार बार आरोप लगा रही है भाजपा पे कि संविधान खतरे में कर दिया और उन्मूलन कर दिया, ये कर दिया। मैंने जब पूछा तो ये कह रहे कानून बदल रहे थे। अब बताइए, 1860 का कानून हमने बदला, 1872 का कानून हमने बदला। अंग्रेज चले गए कब? 1947 में जब भारत आजाद हो गया, तो ये सारे कानून रिवाइज हो जाने चाहिए थे। क्यों? क्योंकि ये सब बनाए हुए थे अंग्रेजों के जमाने के कानून। अभी भी कई चीजें हैं जो कि अंग्रेजों के जमाने के हैं, जो कि बदले जाने चाहिए। वो बदला, वो दायित्व किसका था? वो दायित्व कांग्रेस का था, जो कि पिछले 7 साल से इन्होंने नहीं किया। आज अगर हम कुछ उस तरफ कदम बढ़ा रहे तो वो उसको कह रहे तानाशाही है। अरे अंग्रेजों का नियम चलेगा क्या? आप तो आजाद हो चुके हैं, नंबर 1। नंबर 2, आप जो कह रहे हैं कि नैरेटिव सेट करने की बात है, ये नैरेटिव सेट करने की बात नहीं है। आप जब इसके मूल्यों को समझेंगे कि देखिए इसको बनाने का उद्देश्य क्या है, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है संविधान की रक्षा और लोकतांत्रिक मूल्यों की पुनर्स्थापना के लिए प्रतिबद्धता को दर्शाया जाए। देखिए जो नए पॉलिटिशियन बनेंगे, आप जो कह रहे हैं ना कि 10 साल में अभी याद आया, जो भी है, मैं आपके उस चीज को समझने की कोशिश कर रहा हूं कि देखिए इससे क्या होगा। जो नए पॉलिटिशियंस बनेंगे, जो नए युवा आएंगे, कम से कम उनके जो फंडामेंटल्स है, उसकी जो फंडामेंटल पॉलिटिक्स की जो फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग है, उसमें कम से कम ये चीज डाल दिया जाएगा, ये चीज बना दिया जाएगा, ये चीज एक्सप्लेन कर दिया जाएगा कि इमरजेंसी कितनी खतरनाक थी और किस तरीके से इस देश के पूरे फेडरल सिस्टम को खत्म कर दिया गया था। और ये सिर्फ एक व्यक्ति के तानाशाह विचारधारा और उसकी जो आप क्या कह सकते हैं, उसको नार्सिसिज्म कह सकते हैं, कि उनके अंदर इतनी ज्यादा प्रभुत्वता आ गई कि वो सारे सिस्टम से अपने आप को ऊपर समझना शुरू कर दिए। तो इसके लिए ये हत्या दिवस ये तो मानी हुई बात है। ये और हर बार 25 जून को आप देखिए संसद में इसको लेके चर्चा होती ही होती है। एक बार नहीं, कई बार हमारे प्रधानमंत्री और विपक्ष के जितने लोग थे, कांग्रेस पार्टी को हटा दीजिए तो सारे लोग उसकी एक लाइन से भर्त्सना करते हैं। और सारे के सारे नेता जो कि दूसरे पार्टियों से बन के आए हैं और वो आज हमारे साथ है या फिर विपक्ष में है, सब लोग इमरजेंसी की भर्त्सना करते हैं। तो अगर संविधान हत्या दिवस इसको नहीं पढ़ाया जाएगा, इसको नहीं दिखाया जाएगा अगर हमारे इसमें, तो जो नए पॉलिटिशियंस आएंगे, जो एग्जिस्टिंग लोग हैं, इनमें अवेयरनेस का भारी
लैकिंग आप कह सकते हैं, एक गैप बनता चला जा रहा है, और वो उसको जैसे अभी आप कह रहे थे कि इतनी हल्की घटना के हिसाब से उसको आप ट्रीट कर रहे थे, वो इतनी हल्की घटना नहीं पिछले है। 50 साल हो गए हैं, 50 साल के दौरान तमाम पॉलिटिशियन आए, 2 पीढ़ी निकल गई हैं। मोदी जी उस समय कितने साल के रहे होंगे जब ये घटना रही होगी, उसके बाद जो है मोदी जी इतने 3 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं, कहाँ ये घटना दोहराई गई? कांग्रेस के सारे नेता माफी मांग चुके हैं। अब ये घटना है, ठीक है, आपने उसको कोई उसका समर्थन नहीं कर रहा है, लेकिन जिस तरह से उसको गैजेट किया गया है वो मैं कह रहा हूं उसके पीछे सियासत है। भाई संविधान को खत्म करना आप छोटी घटना तो मानते नहीं है। छोटी घटना तो कोई नहीं मान रहा है, वो तो कभी नहीं माना जाता है, वो तो कांग्रेस में नहीं मान रही है। उसी को इम्प्लीमेंट किया गया है, तो उसमें जब कोई नहीं मान रहा है और उसको उसके हिसाब से मनाया जा रहा है तो क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, पूछ लेते हैं स्वामीनाथ जी से, सिंपल सी बात है। ठीक है स्वामीनाथ जी, एक चीज और बता दूं, आपने अभी अभी बताया कि पिछले 10 साल में ये चीज नहीं किया। भाई पिछले 70 साल में तो धारा 370 नहीं खत्म किया गया था। 2 संविधानें चल रही थी इस देश में, उसको जब हमने खत्म किया उस समय अभी आप कह सकते थे कि भाई मोदी जी की एज क्या रही होगी जब धारा 370 बनाया गया था। तो इसका कोई लॉजिक नहीं है जो लॉजिक आप दे रहे हैं। देखिए हमने इस देश को करेक्ट करने की काफी कोशिश की है, बोलेंगे तो ब्रेक लगा कांग्रेस ने बोलेंगे। आ रहा हूँ स्वामीनाथ जी, आ रहा हूँ। वो चाहे संविधान खत्म करने की बात हो, चाहे 1860 और 1852 का कानून इम्प्लीमेंटेशन की बात हो और उसको चेंज करने की बात हो, इन सब में कांग्रेस पीछे रही ठीक है, ठीक है, तपोस जी आपकी बात आ गई, ठीक है। चुनाव लड़ा है इन्होंने, वो भी फॉल्स नैरेटिव के आधार पे लड़ा है, झूठ के आधार पे लड़ा है, 8500 के आधार पे लड़ा है, संविधान खत्म कर देंगे इस तरीके के झूठ बोल के लड़ा है। ठीक है, ये बहुत दुर्भाग्य। ठीक है स्वामीनाथ जी, ठीक है, आपके पास आ रहा हूँ। स्वामीनाथ जी सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए, स्वामीनाथ जी सवाल सुन लीजिए, उनकी बात जवाब दीजिएगा। आप जब फॉल्स नैरेटिव पेश करेंगे, जब संविधान की हत्या की बात बार बार करेंगे, तो सरकार के पास या बीजेपी के पास कोई चारा नहीं था। उनको आपने इतना मजबूर कर दिया था कि वो जो है इस कदम को करने पे लागू हो गए, वरना पिछले 10 साल में तो उन्होंने किया नहीं। जब आज उनको लगा कि सारा विपक्ष एक हो रहा है इस मुद्दे पे और जनता के बीच में ये जो है जो भी आप बात कर रहे हैं वो बहुत गहरे तक जा रही है। 4 राज्यों में उनका वोट गिर गया, यूपी जो उनका सबसे मजबूत था वहां खत्म कर दिया आपने, महाराष्ट्र में आपने गिरा दिया, हरियाणा में उनके वोट कम कर दिए, तो इस तरह राजस्थान में आपने उनको आधा कर दिया। इतना जो है एक जो मुद्दा जो है उनको प्रभावित करेगा तो कुछ ना कुछ तो करेंगे मोदी जी, तो उन्होंने किया, फिर अब आप क्यों परेशान हैं? देखिए हम परेशान नहीं हैं, लेकिन हम भविष्य का चिंता करना चाहिए। वर्तमान जो खराब चल रहा है, अभी क्या है नैरेटिव सेट करने का इन लोग का एक तात्पर्य है कि किसान के मुद्दे पर कोई चर्चा न करे। किसान को जो ये 770 किसानों को शहादत करवाए हैं, जो काले कानून दिवस भी मनाया जाएगा। जो काले कानून किसान को लेके आए थे और जिसके वजह से माफी मांग के प्रधानमंत्री जी गुरु नानक जयंती के दिन वापस कराया 3 काले कानून। और जिस तरह से कोरोना काल में लाशों का बौछार था, कोई व्यवस्था नहीं था, गंगा पट रही थी, माँ गंगा के बेटे ने गंगा के पास गंगा के धाराओं की तरह लाशें पट रहे थे और व्यवस्था नहीं थी सरकार के पास कि जो असंगठित संगठित कामगार पथ से पैदल चल गए, आघोषित उनको तो तत्कालीन बंद कर दिया गया। 12 बजे रात का जो झंडा था प्रधानमंत्री जी का। अभी क्या है कि जिस तरह से बच्चों के साथ चुनाव से पहले ये हो गया होता तो ये साफ हो गए होते। ये 4 तारीख को जो निकाला गया नीट परीक्षा का पेपर लीक का, ये पहले हो गया होता तो इनकी सरकार एकदम बैसाखी कभी नहीं आती, सुहा हो जाता है। क्योंकि झूठ बोलकर ये आए सत्ता में, कहे कि भ्रष्टाचारियों को मैं खत्म कर दूंगा, सारे भ्रष्टाचारी कांग्रेस में पल रहे हैं। उन भ्रष्टाचारियों को जिससे इनका कल तक भ्रष्टाचार का आरोप था, किसी को मुख्यमंत्री, किसी को कैबिनेट मंत्री, सबको एमपी, चाहे पूरे महाराष्ट्र के गिन सकते हैं, अजीत पवार से लेकर और पूरे हेमंत बिस्वा शर्मा से लेकर सब पे भ्रष्टाचार था। इतना लंबा चौड़ा लिस्ट बताते थे अमित शाह जी, प्रधानमंत्री जी। वो लिस्ट इनके अब सबसे पवित्र हो गए। गंगा जल ठीक भी है, मोदी पाउडर वॉशिंग यानी हो गया उनका। अभी क्या है ज्वलंत मुद्दा, हमारे नेता राहुल गांधी जी अपोजिशन लीडर हुए 1 घंटा 40 मिनट में सारा देश के समस्या, चाहे 38 साल का अधिकार, तो इनके मंत्री को तो ये भी मालूम नहीं है कि 100 रुपया किलो रहर दाल है, स्वामीनाथ जी 230 रुपया। स्वामीनाथ जी गंभीर मुद्दा है। स्वामीनाथ जी ये गंभीर मुद्दा, आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। अभी जो बार बार आप संविधान सरकार को दिखाते हैं, बार बार दिखाते हैं, उसका क्या मतलब है? देखिए अभी भी मैं संविधान हाथ में लिया हूँ,
और अभी भी तो दिखाया। वो कौन सा बिना संविधान के चल रहे हैं? वो भी तो संविधान के साथ चल रहे हैं। संविधान, वो संविधान को नहीं मानने वाले हैं। ये तो लव लेटर निकलते थे अंग्रेजों को, ये अंग्रेजों को लव लेटर लिखते थे, ये खुफिया एजेंट का काम करते थे, ये उनसे पैसा चंदा लो, धंधा तो जिस तरह से गौकसी वालों से संविधान को चंदा खत्म किसने किया ये बताइए ना। तो इसी तरह बीच में नहीं बोला, आपके बीच में बोला क्या मैं एक बार भी थोड़ा नहीं बोला। आप ये बता दीजिए कि संविधान को खत्म किसने किया? झूठ के विषाद पे सरकार बनी है बैसाखी वाली। तो 8,500 रुपए दे दीजिए आप, आप अगर सच्चे हैं। आपको नहीं बोलने दूंगा, हम चुप रहे, आपके बीच में नहीं बोलते हैं, आप अपना औकात दिखा देते हैं। जिस तरह से ये सरकार बैसाखी पर चल रही है, झूठ के इनके सहपाठी जो आंध्रा पे बोल के आए हैं कि मुसलमानों को मैं 10,000 रुपया मौलानाओं को महीना दूंगा, जो जमीन चाहिए वो जमीन दे दूंगा, ये दूंगा वो दूंगा, महिलाओं को ये दूंगा, ये सब मुद्दा, बिहार को स्पेशल दर्जा देने की बात कहा गया है, ये सब मुद्दा पे ये सरकार तो टूटेगी ही, गिरेगी ही। ये लोग कर सकते हैं मोदी जी, कितने उद्घाटन किए, देखिए राम के नाम पर आए, राम प्रभु ने इनको सिखा दिया, सबक दे दिया कि धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हो, एक झूठ के नाम पर राजनीति कर रहे हो, 2 करोड़ नौकरी 15 लाख खाते, ये सब मुद्दा बाहर ना आए, इसलिए ठीक है स्वामीनाथ जी, गले मुर्दे को उखाड़ने का काम कर रहे हैं। ये भविष्य का चिंता जो 25 लाख बच्चों के भविष्य से खेला गया, परीक्षा के बाद पर चर्चा न करे, 2 करोड़ युवाओं को जो धोखा दिया गया। ठीक है स्वामीनाथ जी, बात आ गई आपकी, ये सब बातें रिपीट हो रही हैं। ये लोग क्या है कि निगेटिव सेट करते, जिस तरह से भावनात्मक खेलने का काम कर रहे हैं, वो मुद्दे पर कई बार माफी राजू जी, राहुल जी, पूरे कांग्रेस के लोग माफी मांग चुके हैं। हमारी गलतियां, नाकामी की वजह से हम भोग चुके हैं, लेकिन अब आप 10 साल से तीसरे सप्ते में पहुंच गए हैं। आप निरंतर जनता को नौकरी के नाम पर भरमाते हैं, सड़क पर युवाओं को खड़ा कर देते हैं। ठीक है स्वामीनाथ जी, मुझे आगे बढ़ना है, अभी और भी लोग हैं। स्वामीनाथ जी देखिए कैसे 4 नौकरी के लिए कितना बच्चे जाके वहाँ वैकेंसी प्राइवेट नौकरी। ठीक है स्वामीनाथ जी, ठीक है, आपकी बात आ गई है। अंकुर सक्सेना जी बोलिए। तो आप इमरजेंसी, स्वामीनाथ जी समय कम बचा है जी। अंकुर सक्सेना जी कुछ कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि महोदय ने ये बात कही है कि संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन एक बात स्पष्ट कर दूं, संविधान दिवस 26 नवंबर 1949 को संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा बनाया गया था, जिसके अध्यक्ष माननीय राजेंद्र प्रसाद थे और माननीय अम्बेडकर साहब प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो सम्मिलित संविधान निर्मात्री समिति के द्वारा जो संविधान को लागू किया जाना था 26 जनवरी 1950 को, उसके कुछ प्रावधान जो है 26 नवंबर 1949 को लागू किए गए थे, इसलिए संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि संविधान दिवस हमारे यहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, संविधान मनाया जाता है, तो जो आम जनमानस है उनको, आम जनमानस को भविष्य की भयावहता से बचाने के लिए, भूतकाल के आधार पर सचेत करने के लिए जो इस तरीके का नोटिफिकेशन निकाला गया है, तो कहीं ना कहीं मैं पुनः आपके सम्मानित चैनल पर एक बात, आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से आम जनमानस को स्पष्ट कर दूं कि चूंकि इतिहास को लेकर हम लोग भविष्य की सीख लेते हैं, तो इस नोटिफिकेशन का उद्देश्य जो मुझे प्रतीत होता है, आम जनमानस को उसके भूत से परिचित कराना है ताकि भविष्य की गलतियों से बचा रहे। ठीक है अमिताभ कुमार जी, सरकार का जो कदम है ये तो आप जानते हैं कि इसमें सियासत है, लेकिन क्या उसमें कामयाबी मिलेगी उसको विपक्ष को अलग थलग करना? जो विपक्ष के साथ सहयोगी पार्टी कांग्रेस साथ हैं, जो समाजवादी पार्टी है या ममता बनर्जी की पार्टी है, बहुत सारी पार्टियां जो है उस समय संविधान से चोट खाई थी। लालू यादव हो गए, मुलायम सिंह यादव जी अब नहीं रहे, तो ये सब क्या सरकार की जो चाल है कि वो इनको अलग थलग कर पाएगी? क्या आपको लगता है संभव है ये जैसे आज के हालात है? देखिए प्रत्यक्ष तो ये कारण दिख रहा है और इसका असर पड़ेगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी, राजद वगैरह सब के सब जो हैं, उनके बड़े बड़े जो नेता थे सब के सब इमरजेंसी में जेल गए थे और बहुत कष्ट पाए थे। वो कभी भी इमरजेंसी के समर्थन में नहीं आ सकते। और आपको मैं बता दूं कि ये जो खेल चल रहा है ना, संविधान और संविधान की हत्या, संविधान की किताब हाथ में लेकर के, मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है चीन और किसी देश में लाल किताब हुआ करती थी साम्यवादियों की, वो लेकर के ना वो
एक अभियान चला था और वो उस तरीके से क्रांति की तैयारियां कर रहे थे। वैसा ही कुछ एक इंटरनेशनल ये गेम प्लान चल रहा है जो मुझे ऐसा लग रहा है। और ये संविधान की किताब देखिए, एक किताब अलग किस्म की है, रेडिश भी है, और इसको सब लोग हाथ में लेके वैसे ही कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वामपंथियों से प्रेरित जो है ये एक अभियान जो है ये कांग्रेस ने छेड़ा है, विपक्षी दल उसमें शामिल हो गया है। लोगों को प्रभावित करने के लिए एक बहुत पुरानी टेक्निक को ये अपनाया गया था और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी इस चीज को भांप गई। उस चीज को समझने के बाद काफी सोच समझ करके एकदम डायरेक्ट बहुत बड़ा काउंटर अटैक जो है, एकदम संविधान के हत्या दिवस मनाना जो है, ये बहुत एकदम बम फोड़ने जैसी घटना है कांग्रेस के लिए। वो बहुत जबरदस्त काउंटर अटैक इन्होंने किया है और ये अभी चलेगा क्योंकि चुनाव आ रहे हैं सामने। देखिए अब 3 राज्यों को और महत्वपूर्ण राज्यों के चुनाव है और हम सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों जगह जो है अभी जो परिस्थिति है वो ये बताती है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी लूज करेगी। उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अगर अपनी सरकार बचानी है तो। उस लिहाज से देखें तो अब ये काउंटर और अटैक ये चलता रहेगा और कांग्रेस को भी जो है इसके हिसाब से सोचना पड़ेगा कि अब वो क्या करे, ऐसा कुछ ना करे कि इतना भयानक हमला उसके ऊपर हो। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है कि जिस तरीके से उसको संविधान विरोधी ठहराया जा रहा था वो बताया कि असल में संविधान विरोधी कौन है और इसलिए उन्होंने ये चाल चली है। बिल्कुल एकदम शुद्ध राजनीतिक चाल है। बहुत अरसा हो गया है उस बात को, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन शुद्ध राजनीतिक चाल है और अटैक और काउंटर, अटैक और काउंटर अब ये दोनों तरफ से चलेगा। हो सकता है कुछ और बातें सामने आए और उनको भी सामने रखा जाएगा। अब कांग्रेस को सोचना पड़ेगा ये जो चाल चली गई है उसके लिए पॉलिटिकली अब वो क्या दूसरा नैरेटिव क्या काउंटर करते हैं। ठीक है, हाँ, ठीक है, तो काउंटर करना पड़ेगा कांग्रेस को सामने। ठीक है। तपोज पाल जी 30 सेकंड जल्दी बोलिए। देखिए ये अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ये कह रहे थे कि वॉशिंग मशीन में धुल जाता है, ये हो जाता है। देखिए एक मैं छोटी सी घटना याद दिला देता हूँ। IC 410 जो कि लखनऊ से दिल्ली जा रही थी, 1978 की ये घटना है। उसको हाईजैक करने वाला जो व्यक्ति था और उसके बाद उसने इंदिरा गांधी की रिहाई की मांग की थी और उस व्यक्ति को रिहाई के बाद, इंदिरा गांधी की रिहाई के बाद उसको सांसद बना दिया आपके इंदिरा गांधी ने। आपको शर्म आनी चाहिए, आप जो वॉशिंग मशीन बोलते हैं। ठीक है, आपके पास इसका कोई जवाब है? जवाब ले लीजिए। स्वामीनाथन जी 30 सेकंड जवाब दीजिए। बताइए कौन सा वॉशिंग मशीन था वो? जवाब ले लीजिए। तपोज जी जवाब ले लीजिए। जवाब लो ना यार। 407 जवाब ले लीजिए। तपोज जी आपने सवाल पर जवाब ले लीजिए। एक कांग्रेस मुक्त का सपना देख रहे थे, कांग्रेस मुक्त हो जाएगा। एक 400 पार का जुमला दे रहे थे और जितने भ्रष्टाचारी जो आदर्श घोटाले में अशोक चौहान, नवीन जिंदल, कोल घोटाले में और जितने पानी घोटाला में हेमंत बिश्व शर्मा, कौन सा वॉशिंग मशीन के तहत आप एक हाईजैकर को जो कि विमान हाईजैक कर दिया था उसको किस आधार पे आपने सांसद बना दिया? भ्रष्टाचारियों का सरदार मोदी जी बने। इसका रिप्लाई करिए पहले, इसका आंसर दीजिए। जबरदस्तियों का सरकार में कोबर एक हाईजैक करने वाले व्यक्ति को आपने किस आधार पे सांसद बना दिया? बलात्कारियों का सरदार, ये देखिए अपराधियों का सरदार। ठीक है, समय खत्म हो चुका है। जितने बलात्कारी ठीक है, संविधान बचाने की जो लड़ाई है वो प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत आ गई है और उसी के तहत संविधान हत्या दिवस भी घोषित कर दिया गया। देखना इसके क्या नतीजे होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी मानों का। तो राजधर में आज इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।